हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस थी हिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट और हिस्ट्री का लेक्चर सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे वो बंदे कौन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद कौन आया था, पोर्टुगीज़ के बाद आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। देन उसके बाद कौन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन आता है, डच आते हैं, फिर फ्रेंच वाले आते हैं, उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देन आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्टुगीज़ थे और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच थी, बाकी सब जितनी भी कंपनीज थी वो अपनी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फ्रेंच और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एट लास्ट तक जाती हैं। कैसे हुआ था, इनके बीच में दो कंपनियां थी जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी आगे के आगे, तो जो कार्नेटिक वाला रीजन था वहाँ पे अपनी वॉर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बोलोगे कार्नेटिक रीजन कौन सा, कार्नेटिक रीजन होता है जो इंडिया का ऐसे मैप है ना, नीचे से इधर वाला जो ये सारा एरिया होता है ना, ये वाला ये होता है अपना साउथ वाला। साउथ वाले रीजन के अंदर क्या थी, पूरी की पूरी कार्नेटिक थी, उसे बोला जाता था कार्नेटिक, कार्नेटिक रीजन बोला जाता था किसको, साउथ वाले रीजन को। ठीक है, तो अब कार्नेटिक वॉर के नाम से 3 वॉर होंगी, कार्नेटिक वॉर फर्स्ट, कार्नेटिक वॉर सेकंड, कार्नेटिक वॉर थर्ड। अब ये वॉर क्यों हो रही है भाई, क्योंकि अब क्या था, 18th सेंचुरी चल चुकी थी, तो उसके बाद जब 18th सेंचुरी चल रही थी अपनी, तो यहाँ पे 2 पावरफुल बंदे थे जो बिजनेस कर रहे थे। अब 2 पावरफुल बंदे हैं, अगर एक आगे निकलेगा तो दूसरा या तो उसे गिराने की सोचेगा या फिर उससे और भी आगे जाने की। सिमिलर वे में उनमें आपस में झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे ही हुआ, तो फ्रेंच का जो अपना एक गवर्नर था वो कौन था, डुप्लेक्स था। क्या नाम था उसका, डुप्लेक्स था। वो कब था, 1742 के अंदर आया था। और उसने क्या सोचा था, एक्सपेंशन करने की सोचा कि मैं भी एक्सपेंशन करूं अपनी कंपनी का। तो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेंच ऐसी एक कंपनी आई थी इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट होने के साथ साथ उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया। क्या काम किया, ये काम किया उसने, जो इंडियंस थे, इंडियंस को भी अपनी आर्मी के अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। और जो उनकी आर्मी थी वो एक एडवांस टेक्निक की थी, तो वो सेम ऐसी ही चीज़ें वो इंडियंस को भी सिखाने लग गए थे। ठीक है, जो फ्रेंच के कमांडर्स थे वो ट्रेन करने लग गए थे इंडियंस को भी अपनी आर्मी में लेने के लिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा काम था, आज तक किसी ने भी नहीं किया था ऐसा। सेम यही मैनर कौन ट्राई करेंगे, ब्रिटिश जो थे वो यही चीज़ को अपनाएंगे, इसी टेक्निक को अपनाएंगे। तो फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर हुई थी वो हुई थी 1746 से 1748 के बीच में। ठीक है, जो इसके बीच का सेशन चल रहा था ना, इसके जो 2 साल थे उन दोनों के दोनों साल के अंदर क्या चली थी, कार्नेटिक वॉर चली थी। ठीक है, रीजन क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, कहाँ पे, वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जो रीजन था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। अगर 2 कंपनियां हैं, अगर वो आपके इंडिया से बाहर लड़ झगड़ रही हैं काफ़ी अच्छी तरह से, तो क्या होंगे, आपके इंडिया में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी ना। तो सेम हुआ, इंडिया के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली है हमें। जो ब्रिटिशर्स थे, स्टार्टिंग ऐसे हुई, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, शिप्स को कैप्चर कर लिया, किसके, फ्रेंच वाला के, फ्रेंच वालों की जो शिप्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया। देन उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगे। अब कोई भी बंदा है आपकी चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, आप तो नहीं सहन करोगे, नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही हुआ, इन्होंने फ्रेंच के जो शिप्स थे उन्हें कैप्चर एंड उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। देन जो ब्रिटिशर्स थे इनके पास जो शिप थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इनका जो नेवल है वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। क्योंकि जो पहले वाला टाइम था उसमें क्या होते थे, जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो शिप्स के थ्रू ही होती थी। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहला वाला टाइम था वहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी वो शिप्स के थ्रू ही होती थी। तो ब्रिटिश ने सोचा कि इनकी जो शिप्स है उन्हें मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, देन टारगेट कर लूँ किसको, पौंडीचेरी को कैप्चर करने के लिए। बट ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, डुप्लेक्स है यहाँ पे। डुप्लेक्स क्या करेगा, डुप्लेक्स के पास जो नेवल था वो बहुत ही लेस था, उसके पास जो शिप थे वो बहुत ही कम थे।
तो क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है अपने दोस्त से। कहाँ के, मॉरिशस में जो गवर्नर था वो क्या था, डुप्लेक्स का दोस्त था, बहुत ही खास। नाम क्या था, ला बर्डन्स। उसने क्या किया, उसने कांटेक्ट किया अपने दोस्त मॉरिशस के गवर्नर से और बोला कि मुझे तू अपने शिप्स को दे, मुझे अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है शिप्स की। तो मॉरिशस वाला जो था उसको दोस्त, उसने क्या किया, शिप्स को दे दिया, किसे, डुप्लेक्स को। देन डुप्लेक्स के पास क्या आ गए थे, बहुत ज़्यादा नेवल पावर जो थी उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो ब्रिटिश से लड़ाई झगड़ा करेगा, कर लिया भाई, जीत गया। उसके बाद क्या करेगा, अब उसके पास शिप थे तो कैप्चर करने की सोचता है, क्या, ब्रिटिश का एक सेंटर क्या था, मद्रास। तो मद्रास को क्या करता है, वो अपने दोस्त मॉरिशस का जो गवर्नर था उसके शिप्स की हेल्प से मद्रास को कैप्चर कर लेता है। मद्रास पहले किसके पास था, ब्रिटिश के पास था, कैप्चर कर लिया। इसी बीच में क्या होता है, जिसका दोस्त था, दोस्त का क्या नाम था, ला बर्डन्स, और ये क्या था, डुप्लेक्स था। इसने पहले बोला होगा कि यार तू मुझे अपने शिप्स को दे दे, मुझे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बाद में जो बोलेगा मैं वो करूँगा। लेकिन जैसे ही टाइम आया, डुप्लेक्स इनमें आपसे में कुछ हाँ ना हो गई, और क्या हो गया भाई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, इनका झगड़ा हो गया। तो क्या करेगा, बोलेगा मैं तो अपने शिप लेके जा रहा हूँ। तो क्या करा, अपने शिप लेके निकल लिया। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको टेंशन हो जाती है कि भाई हमारा मद्रास तो छीन लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये देखते हैं कि जो ला बर्डन्स था वो अपनी शिप लेके निकल लिया था। अभी देखें इसका नेवल अब फिर से वीक पड़ गया, वीक है तो इसने क्या किया, चलो अटैक करते हैं पौंडीचेरी पे। अब अगर मैं बता दूं तो पौंडीचेरी क्या था, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था, जहाँ पे क्या था, ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते थे। लेकिन होता क्या है, इनका जो नेवल अटैक किया इन्होंने, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं कर पाते, नहीं जीत पाते। उसके बाद क्या करते हैं भाई, ब्रिटिशर्स जो थे उनका बस तो नहीं चल रहा था, लेकिन फिर क्या करेंगे, वो किसी दूसरे को बहकावे मिलेंगे ना। तो वहाँ का जो नवाब था, कहाँ का, कार्नेटिक रीजन का, कौन था, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन नवाब था कार्नेटिक रीजन का। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत उसके खास थे, तो वो क्या बोलते हैं, उसके सामने जाके बोलते हैं कि जो ये फ्रेंच हैं ये कुछ ऐसे यहाँ पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और हमसे हमारा क्या छीन लिया, मद्रास ले लिया। अब आपके रीजन में कोई भी लड़ाई करेगा तो आपको सही नहीं लगेगा। सिम ऐसे ही अनवरुद्दीन के साथ हुआ, वो खुश नहीं था कि उसके रीजन में लड़ाई हो, तो जाता है फ्रेंच वालों को बोलता है कि आप जो है ना ब्रिटिश का ये लेके बैठो ना मद्रास, वापस करो उनको। फ्रेंच वाले बोलते हैं भाई नहीं, वापस तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो मद्रास लिया है ना, हमें जाने से पहले आपको ही देंगे। अनवरुद्दीन बोला अच्छा, मुझे मतलब बहका रहे हो। बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, वापस तो करना पड़ेगा। बोला हम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बोला मैं अटैक करूँगा। बोला कर दो। जो वहाँ का नवाब था अनवरुद्दीन, उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किस रीज़न से, क्योंकि उन्होंने मद्रास देने से मना कर दिया था। अब नवाब के पास क्या थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी, बहुत ही लार्ज, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ पर्सन थे उसमें, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच वाले थे उनके पास बहुत ही कम आर्मी थी, बट स्मॉल टेक्निक्स थी, कुछ एडवांस थे, वो एडवांस थे, लेकिन अटैक कर दिया। नवाब ने तो अटैक कर दिया, बट क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, वो हार जाता है। ये एक पहली ऐसी वॉर थी जो फ्रेंच वालों ने इंडियंस के साथ की थी, और इस बैटल का नाम दिया गया था क्या, बैटल ऑफ मालयापुर 1746, जो कि मद्रास वाले रीजन में लड़ी गई थी। कब, 1746 के अंदर। अकेली एक ऐसी बैटल है जो कि फर्स्ट वॉर थी फ्रेंच वालों ने इंडियंस के साथ की। स्टार्टिंग में कितने लंबे मतलब ये चलते आ रहे हैं, लेकिन वॉर इन्होंने इंडियंस के साथ अब की है, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, वॉर हो चुकी है भाई, कोई नहीं, होने दो। लेकिन उसके बाद जो कार्नेटिक वाले रीजन्स था, जो वहाँ पे वॉर चल रही थी, वो स्टॉप हो जाती हैं। क्यों हो जाते हैं भाई स्टॉप, क्योंकि जो वर्ल्ड में वॉर चल रही थी, ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो था वो ओवर हो चुका था। ओवर कैसे हुआ अब, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रीटी जो थी वो साइन हो चुकी थी, एक संधि जो थी वो उन्होंने साइन कर ली थी एक्स-ला-चैपले 1748 के अंदर। और इस ट्रीटी के अंदर जब वो साइन कर चुके थे, अपना पीस ले चुके थे कि भाई हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बिजनेस करेंगे। बट एक चीज़ तो यहाँ से डैम श्योर हो चुके थे कि जो इंडियंस थे उनके पास आर्मी तो बड़ी बड़ी है, बट जो उनके अंदर जो पावर है ना बहुत ही वीक है, वो कुछ कर नहीं सकते, बस बड़ी आर्मी देखने के लिए है, ठीक है। ये बात कौन देख रहे थे, फ्रेंच वालों ने तो लड़ाई की ही थी, साथ में कौन देख रहे थे, ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि भाई अब तो हमें पता चल गया जो प्रिंस है वो तो वीक है, पावर वावर कुछ है नहीं इनके पास, तो अब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अपनी ख़त्म हो जाती है एक ट्रीटी की साइन होने के साथ में, प्लस उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वॉर चलती है। सेकंड कार्नेटिक वॉर क्यों चली, क्या रीजंस थे, वो हम देखते हैं। 1749 से लेके 1754 तक अपनी ये वॉर चली। 48 में तो फर्स्ट की ट्रीटी हुई ना, 49 में फिर से स्टार्ट हो गए लड़ाई झगड़े। डुप्लेक्स ने क्या किया, डुप्लेक्स ने देखा था कि अनवरुद्दीन को वो क्या कर चुका था, डिफीट कर चुका था। अब बंदा है, एक बंदे को डिफीट कर दिया, इतनी बड़ी आर्मी के साथ में आया था जो, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल उसका क्या हुआ, 4 चांद पे पहुंच गया। कॉन्फिडेंस लेवल 4 चांद पे पहुंच गया तो क्या करेगा, एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देगा। वो क्या करेगा, एक्सपेंशन करने की सोचेगा। एक्सपेंशन किया, लेकिन कैसे किया जाए, उसने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया लोकल इश्यूज़ के अंदर जो प्रिंस के होते थे। जितने भी प्रिंस थे इंडिया के अंदर, उनके लोकल इश्यूज़ मीन टू से यही थे कि अब की बार अगर एक कोई राजा मर जाता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो वो क्या करता है कि इसके बाद राजा मैं बनूंगा, तो दूसरा बंदा बोलता है नहीं राजा तो मैं बनूंगा। ठीक है, ऐसी लड़ाई झगड़े थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक बंदे को सपोर्ट करें और आपस में उसे राजा बना दे, देन उनसे हम क्या करें, कोई भी एक छोटा सा स्मॉल एरिया या कोई भी अच्छा सा एरिया उनसे क्या कर ले, गिफ्ट ले लेंगे। ऐसे इसने टेक्निक लगाई और फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद में इन्होंने ये सब किया। हैदराबाद में एक निज़ाम की पोस्ट होती थी, निज़ाम जो था वहाँ का, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो बंदे का क्या नाम था, निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद का नवाब था, उसकी डेथ हो जाती है। देन वहीं गद्दी पे तो बोले मैं बैठूंगा। जो उसका छोटा बेटा था उसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग बोला कि अब निज़ाम की गद्दी पे तो मैं बैठूंगा। लेकिन एक मुजफ्फर जंग था। मुजफ्फर जंग कौन था, निज़ाम उल मुल्क के बड़े बेटे का बेटा था। कौन, मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग बोला कि मैं बैठूंगा। देख रहे थे कौन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या किया, वो मुजफ्फर जंग से मिले और बोले कि तुम्हारा साथ हम देंगे। अब इसको पता है भाई इन्होंने हरा दिया था अनवरुद्दीन को, भाई कर सकते हैं ये, तो इसने इसका साथ दिया। तो ब्रिटिशेस भी देख रही थी यही सब, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई एक्सपेंशन कर रहे हो मिलके इनके साथ। तो वो क्या करते हैं, वो अपोजिट पार्टी का साथ देने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट आता है दूसरा रीजन जहाँ पे वॉर हुई, वो था कार्नेटिक वाला। कार्नेटिक वाले रीजन में फिर से वॉर होगी, जिसे हम सेकंड कार्नेटिक वॉर का नाम देंगे। वहाँ क्या हुई, वहाँ का भी नवाब था दोस्त अली, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाते हैं। दोस्त अली की डेथ हो जाती है, तो फिर यही रीजन, कौन बनेगा नवाब। उसकी गद्दी के भी 2 हकदार बने। कौन था, सन इन लॉ जिसका नाम था चांद साहिब, सन इन लॉ था जिसका नाम था चांद साहिब, और अनवरुद्दीन जो पहले से गद्दी पे था। अनवरुद्दीन साथ देता था किसका, ब्रिटिश का। क्या थे इसके, खास थे। तो अब जो अपोजिट पार्टी थी उसका साथ कौन देगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अनवरुद्दीन को तो फ्रेंच वाले पहले ही हरा चुके हैं भाई, कॉन्फिडेंस तो बंदों का 4 चांद पे है। तो क्या करेंगे, फ्रेंच वालों ने साथ दिया किसका, चांद साहिब का। अब अपोजिट पार्टी में तो ब्रिटिश थे ही, और अनवरुद्दीन के तो ब्रिटिश बहुत ही अच्छे लगते थे। तो ये क्या थे, अपनी देख रहे हो आप, इनडायरेक्ट वे से आपस में कौन लड़ रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनडायरेक्ट वे है, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। उनके लोकल इश्यूज के अंदर घुस के फिर आपस में एक दूसरे से अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो फ्रेंच वाले थे, उसने किल कर दिया, मार दिया किसको, अनवरुद्दीन को। फ्रेंच वालों ने अनवरुद्दीन को मार दिया, और उसका बेटा क्या नाम था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो था उसको ब्रिटिश वालों ने उसका साथ दिया, उसे सपोर्ट किया, क्योंकि वो क्या थे, अनवरुद्दीन के खास थे। तो उसे तिरुचिरापल्ली के अंदर भेज दिया, किसको, मोहम्मद अली को। जब फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को मारा तो यहाँ पे बैटल ऑफ अंबूर हो जाता है, कब, 1749 के अंदर। इसे बोला जाता है, जब अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है तो इसे बोला जाता है बैटल ऑफ अंबूर, जो कि 1749 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब ब्रिटिश वालों ने जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसे तिरुचिरापल्ली के अंदर भेज दिया। तो अब ये अनवरुद्दीन चला गया। लड़ाई किसके बीच में थी, अनवरुद्दीन और चांद साहिब के बीच में। तो अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बच्चा कौन, चांद साहिब। चांद साहिब को क्या बना देते हैं, कार्नेटिक रीजन का नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा था, हैदराबाद वाला रीजन।
अब यहाँ से ख़त्म करके ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक करते हैं, कहाँ पे, हैदराबाद वाले रीजन पे। तो फ्रेंच आर्मी मूव कर जाते हैं कहाँ पे, हैदराबाद, और मार देते किसे, नासिर जंग को। अब सरप्राइज में अटैक करेंगे तो भाई बंदा तो मर ही जाएगा। नासिर जंग मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो निज़ाम कौन बनता है, हैदराबाद का अपोजिट पार्टी वाला। अपोजिट में कौन था, मुजफ्फर था, मुजफ्फर जंग था। तो इन्होंने निज़ाम बना दिया हैदराबाद का, किसे, मुजफ्फर जंग को। अब फ्रेंच कंपनी देख रहे हो ना, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, कहाँ कहाँ पे, एक तो अपने कार्नेटिक रीजन में और दूसरा हैदराबाद वाले रीजन में, और पौंडीचेरी तो उनका था ही। तो क्या हो गया फिर, यहाँ पे उसे निज़ाम बना दिया गया इनडायरेक्ट वे से। फिर भी कौन जीते, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है ड्यू टू स्किरमिश, किसकी, मुजफ्फर जंग की। आपसी भिड़त में कुछ ना कुछ स्किरमिश हुई इनके बीच में, उसको क्या हुआ, मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है। अगर मुजफ्फर जंग की अब डेथ हो चुकी है तो फिर से कि भाई नवाब किसे बनाए, तो नवाब किसे बनाने की बात आती है तो फ्रेंच वाले थे जो उनका कंट्रोल आ चुका था हैदराबाद में भी, और कहाँ पे, कार्नेटिक वाले रीजन में। तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं किसी को नवाब, कहाँ, कार्नेटिक और हैदराबाद वाले रीजन से। अब क्या करते हैं, वहाँ पे एक बुशी था, बुशी के कंट्रोल आ जाता है, बुशी का कंट्रोल आ जाता है। तो बुशी क्या करता है, 7 साल तक यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल रखता है अपने हाथ में। अगर पॉलिटिकल कंट्रोल रखता है अपने हाथ में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बुशी में कुछ तो पावर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सबको पता चल गया कि जो फ्रेंच थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो मिलिट्री का भी सपोर्ट मांगेंगे उनसे। तो उनसे जो दूसरे बंदे थे, दूसरे राजा थे, उनसे मिलिट्री का सपोर्ट मांगने लगे, कहाँ से, नॉर्दर्न सरकार से। यहाँ के जो थे नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन था, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आती थी। कौन कौन सी थी, वो बहुत छोटी छोटी थी। ये इन्होंने क्या लिए, गिफ्ट में ले लिए थे कि जैसे कि आपके इन्होंने यहाँ पे क्या किया, किसी राजा के साथ दिया तो उससे क्या किया, उसे किंग बनाया, देन उससे गिफ्ट में ले लिया, जैसे हैदराबाद और कार्नेटिक वाला रीजन था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आती थी नॉर्दर्न सरकार्स के अंदर। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, देख रहे थे भाई अच्छा ये तो अपना एक्सपेंशन कर लिए हैं, तो फिर क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स जो देख रहे थे, इन्होंने मोहम्मद अली को रखा था कहाँ, तिरुचिरापल्ली के अंदर। तो ये सोचते हैं क्यों ना मोहम्मद अली को हम क्या कर दें, पावर दे दे के स्ट्रॉन्ग बनाएं। पावर दे के अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो क्या कर रहे हैं, अटैक करने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की अब हाथ बात कुछ रही नहीं रही, तो क्या करेंगे, अपने किसी ज़्यादा अच्छे गवर्नर्स को बुलाएंगे, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो इन्होंने क्या किया, जब भी ब्रिटेन पर मुसीबत आएगी तो रॉबर्ट क्लाइव को याद करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही तेज़ दिमाग का था। ब्रिटिशर्स ने बुलाया किसे, क्लाइव को। क्लाइव का पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश वाले क्या परेशान हो चुके थे, किससे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तब होगा क्या कि जो रॉबर्ट क्लाइव आया, इसने अपना एक प्लान बनाया। इसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, तो आप इसे पहले अप्रूव करो। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो बंदे थे, जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने क्या किया, उस प्लान को अप्रूव कर दिया। ले भाई तेरे पे भी केस शक, जब अप्रूव कर दिया उसका प्लान, अप्रूव करने के बाद वो अटैक करता है कहाँ पे, आरकोट वाले रीजन के अंदर। आरकोट क्या था, एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अटैक किया। यहाँ पे उसने डाइवर्जन टेक्निक का यूज़ करेगा। कैसे, उसने सोचा कि जैसे मैं आरकोट वाले रीजन पे अटैक करूँगा, यहाँ की लड़ाई मैं काफ़ी दिन तक धीरे धीरे करता रहूँगा, और जो फ्रेंच वाले थे वो धीरे धीरे अपनी आर्मी सारे रीजन से हटा के कहाँ ले आएंगे, आरकोट पे ले आएंगे। तो ये जो इसका युद्ध था, जो ये इन्होंने अटैक किया था, ये 53 डेज तक ये करता रहा था, कंटिन्यूसली चलता रहा था। जो सेम ऐसे ही हुआ, जो फ्रांस वाले कंपनी के बंदे थे वो अपनी सारी आर्मी को कहाँ ले आए, आरकोट वाले रीजन पे ले आते हैं। फिर क्या करते हैं, इन्होंने वहाँ अपने कार्नेटिक रीजन से भी आर्मी को हटा लिया, साथ ही साथ में हैदराबाद से भी हटा लिया। तो अब क्या करेंगे, ये अटैक कर देगा, कौन, धीरे से निकल गया, कौन, रॉबर्ट क्लाइव उस लड़ाई से, और जाके अटैक कर दिया चांद साहिब को। चांद साहिब पे अटैक कर दिया। तो क्या किया, वो हार जाते हैं, और मोहम्मद अली को क्या कर देता है, नवाब बना देता है, कहाँ का, कार्नेटिक वाले रीजन का या एरिया का।
अब देखो क्या किया था इसने, अपना प्लान बनाया, उसे अप्रूव करवाया, अटैक कर दिया कहाँ, आरकोट वाले रीजन पे। आरकोट क्या था, एक छोटा सा रीजन था जहाँ पे इसने क्या किया, अपने दिमाग को लगाया और 53 दिनों तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली युद्ध करता रहा। धीरे धीरे फ्रेंच वालों ने अपनी सारी आर्मी आरकोट में ले आए और बाकी सारी जो जगह थी इनकी, कार्नाटिक रीजन या हैदराबाद वाला रीजन, यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये बहुत ही इनका जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग थी ना इनकी आर्मी, वो क्या होगी, बहुत वीक हो चुकी थी उन रीजन्स पे, क्योंकि सारी आर्मी कहाँ आ गई थी, आरकोट पे। तो क्या करता है क्लाइव, धीरे से निकल के अटैक कर देता है कहाँ, चांद शाही पे, और मोहम्मद अली को क्या कर देता है, नवाब बना देता है कार्नेटिक रीजन का। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे वो जीत चुके थे क्या, कार्नेटिक वाले रीजन को। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर के अंदर क्या थी, अनऑफिशियली थी, इन बंदों की आपसी इनके इंटरफेरेंस थे इनके इश्यूज़ के बीच में। तो इनके इश्यूज़ के जो प्रिंस थे यहाँ के, उनके बीच में घुस के इन्होंने आपस में जो एक लड़ाई थी उसे करने लगे थे, कौन, फ्रेंच और ब्रिटिशेस। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर अनऑफिशियली थी, बट आप वर्ल्ड में देखोगे तो फ्रेंच और ब्रिटिशेस के बीच में पीस चल रहा था, उनके बीच में शांति वाली एक संधि प्रस्तावित हो चुकी थी फर्स्ट वाले कार्नेटिक वॉर के अंदर ही। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटेन वाली गवर्नमेंट थी, दोनों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये इंडिया के अंदर लड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फ्रेंच वाले थे वो क्या थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और वो डुप्लेक्स को वापस बुला लेती है, देन गोल्ड्यू को वहाँ पे का गवर्नर बना देती है। फ्रेंच वालों ने क्या डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और एक नए गवर्नर को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। जो नया गवर्नर था उसने क्या किया, ट्रीटी साइन कर दी कहाँ पे, पौंडीचेरी के अंदर। जब उनकी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं। जो फ्रेंच थी उसने उसके पास सिर्फ हैदराबाद रह चुका था, क्योंकि कार्नेटिक वाला रीजन कौन जीत चुके थे, ब्रिटिशेस। और इन्होंने इस ट्रीटी के अंदर ये भी बोला कि हम इनकी जो लोकल इश्यूज़ हैं उनके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बीच में नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी उसके अंदर जो फ्रेंच थी उसके पास हैदराबाद वाला रीजन था और कार्नेटिक भी था। लेकिन जब सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है तो इनके पास कार्नेटिक ख़त्म हो जाता है, रहता कौन है, हैदराबाद। ठीक है, तो जैसे आपने देखा जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वहाँ इनका एक्सपेंशन होता है और सेकंड कार्नेटिक वॉर के अंदर इनका डिफीट हो जाते हैं और सिर्फ हैदराबाद बचता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अपनी थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर। तब तक आपको आंसर देना है एक क्वेश्चन का कि जो अपनी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी उसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी कौन से सन के अंदर साइन हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरी